दोस्तों नमस्कार। आपका हमारे YouTube परिवार में हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने हिंदी भाषा के उद्भव पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा के उदय और विकास पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों ये हस्तलिखित नोट्स बनाए गए हैं जो क्रम वाइज आपके सामने प्रस्तुत हैं। पिछली वीडियो को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। मध्यकाल में अवधी और ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई। अवधी भाषा का प्रयोग सर्वप्रथम हिंदी में सूफी कवियों के द्वारा किया जाता है। अवधी भाषा जो है वो सीमित क्षेत्र की बोली न रहकर एक विस्तृत क्षेत्र के रूप में प्रयुक्त होने वाली काव्य भाषा बन जाती है और अवधी भाषा का प्रयोग फिर हिंदी सूफी कवियों के द्वारा किया जाने लगता है। सूफी प्रेमाख्यानों में पहली रचना मुल्ला दाऊद कृत चंदायन मानी जाती है, जिसका रचना काल है 1379 ईस्वी। इसके अतिरिक्त भी अवधी भाषा में और रचनाएं लिखी गई हैं, जिनमें कौन कौन सी है। पहले नंबर पर मुल्ला दाऊद कृत चंदायन आती है जो 1379 ईस्वी में लिखी जाती है। दूसरे नंबर पर ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा जो 1501 ईस्वी में रचित है। शेख कुतुबन की मृगावती 1503 ईस्वी में। जायसी कृत पद्मावत 1540 ईस्वी में रचा गया। मंझन का मधुमालती 1545 ईस्वी में रचित है। उस्मान द्वारा रचित चित्रावली 1613 ईस्वी में रचित है। जलालुद्दीन द्वारा रचित जमाल पचीसी, शेख नबी द्वारा रचित ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, नूर मोहम्मद द्वारा रचित अनुराग बांसुरी, कासिम शाह द्वारा रचित हंस जवाहिर और ख्वाजा अहमद द्वारा नूरजहां और कवि नसीर द्वारा प्रेम दर्पण, ये रचनाएं अवधी भाषा में रचित हैं। इन रचनाओं को बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है और इनको क्रम से व्यवस्थित किया जाता है और यहाँ भी आपके सामने क्रम से व्यवस्थित किया गया है। पहले नंबर पर मुल्ला दाऊद आते हैं, ईश्वरदास की सत्यवती कथा आती है, शेख कुतुबन का मृगावती जो 1503 में, फिर पद्मावत 1540 ईस्वी में जायसी द्वारा रचित। तो इन रचनाओं को जो अवधी भाषा में रचित हैं, हिंदी साहित्य में इन्हें लिया गया है और इसी के साथ हिंदी भाषा में काव्य भाषा के रूप में अवधी भाषा का उदय होता है। किस रचना के द्वारा? मुल्ला दाऊद कृत चंदायन जो रचना है जो 1379 ईस्वी में लिखी गई, इसी के साथ अवधी भाषा का उदय हो जाता है हमारे काव्य भाषा के रूप में। दोस्तों ये अवधी भाषा की रचनाएं हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही हैं। क्रम से इन्हें व्यवस्थित किया जाता है या रचना के बारे में कवि का नाम पूछा जाता है तो हमें यहाँ से इन्हें जरूर रूप से हमें याद कर लेना है इनका क्रम, कि किस क्रम में ये रचनाएं रची गई हैं। दोस्तों वीडियो आपको अच्छी ज़रूर लगेगी। प्लीज़ वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें ताकि हमें एक मोटिवेशन मिल सके। इस प्रकार के हस्तलिखित जो नोट्स हैं जो बनाए गए हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप एक सफल सुयोग्य नागरिक बन सकें, आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं हमारी वीडियो के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस प्रकार के वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। अवधी भाषा का साहित्य रचनाओं में प्रयोग सूफी कवियों के बाद में राम भक्त कवियों के द्वारा किया जाता है। यानी पहले अवधी भाषा का प्रयोग सूफी कवि करते हैं, उसके बाद में राम भक्त कवियों ने साहित्य में अपनी जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में लिखी, जिसमें मुख्य रूप से राम भक्ति शाखा के कवियों में किनका नाम लिया जाता है? तुलसीदास कृत रामचरितमानस जो 1574 ईस्वी में लिखा गया था, यह अवधी भाषा में रचित है। माधव दास के द्वारा राम रासो लिखा गया। अग्रदास के द्वारा रचित रामाष्टयाम, राम ध्यान मंजरी, ये भी अवधी भाषा में रचित है। ईश्वरदास कृत भरत मिलाप अवधी भाषा में रचा गया। हृदय राम द्वारा हनुमाष्टक जो रचना है यह भी अवधी भाषा में रची गई। ये अवधी भाषा की प्रमुख रचनाएं हैं जिन्हें अपना ध्यान इस ओर इंगित करना है जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं।
ये अवधी भाषा की रचनाएं कि कौन कौन से राम भक्त कवि हैं जिन्होंने अवधी भाषा में रचनाएं लिखी हैं और कौन सी लिखी है, यहाँ से जरूर प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं। जायसी की अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जायसी ने जो अवधी भाषा का प्रयोग किया था वह किस प्रकार की अवधि मानी जाती है, वह ठेठ ग्रामीण अवधि भाषा मानी जाती है। जबकि तुलसी ने जो अवधी भाषा का जो प्रयोग किया था वह शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठ अवधि है। इन्होंने कवितावली, विनय पत्रिका जो ब्रज भाषा में लिखी गई, इनमें इन्होंने अवधि जो साहित्यिक अवधि है, शुद्ध परिनिष्ठ इनकी जो अवधि भाषा है, इसका प्रयोग इन्होंने इसमें किया था। यहाँ से दो प्रकार के प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं कि जायसी की अवधि किस प्रकार की थी और तुलसी की अवधि किस प्रकार की थी। जायसी की अवधि ठेठ ग्रामीण अवधि थी, तुलसी की अवधि शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठ अवधि भाषा थी। आधुनिक काल में पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने कृष्णायन की रचना अवधी भाषा में की है। ये आधुनिक काल की बात आ रही है यहाँ हमारे सामने। ये जो कृष्णायन जो इन्होंने लिखा पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने, ये कृष्ण चरित्र महाकाव्य था। रमई काका भी आधुनिक अवधि के कवि माने जाते हैं। ये आधुनिक कवियों का हमारे साहित्यिक रूप में जो चर्चा होती है, ये कवि माने जाते हैं। अवधी काव्य भाषा के रूप में पश्चिमी हिंदी का विकास जहाँ शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है, पिछली वीडियो में हमने इन भाषाओं के बारे में चर्चा की है। वहीं पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से माना जाता है। अवधी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली प्रमुख बोली है, अतः अवधी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ। अवधी के अन्य नाम क्या हैं? कोसली और बैसवाड़ी। अवधी भाषा को इन नामों से भी जाना जाता है कि अवधी के और अन्य नाम क्या है? कोसली और बैसवाड़ी। सूफी कवियों के द्वारा प्रयुक्त अवधी की जो रचनाएं हैं, पहले नंबर पर आती है चंदायन, जो मुल्ला दाऊद कृत रचना है, जिसका स्थान सर्वप्रथम आता है, जो 1379 ईस्वी में रची गई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसके संबंध में क्या कहते हैं? इसे सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। कौन? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का कथन है कि वे क्या कहते हैं इस संबंध में, इसे सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। किन्होंने माना? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त क्या कहते हैं? इन्होंने इसे लोर कहा या लोर कथा माना है। क्या? लोर कहा और लोर कथा किन्होंने माना? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। बहुत बार एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया, हमारे सामने आ रहा है बहुत बार। इसमें जो नायक है वो लोर है, लोरिक है, और नायिका चंदा का उन्मुक्त प्रेम इसमें चित्रित किया गया है। किसमें? चंदायन में। यह अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। कड़वक शैली में लिखा गया है, जिसमें क्या होता है, 5 अर्धालंगियों के बाद में एक दो आता है, इसे कड़वक शैली कहा जाता है। तो चंदायन की रचना कड़वक शैली में हुई है और यह अवधी भाषा का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ माना जाता है। दूसरे नंबर पर सत्यवती कथा हिंदू कवि ईश्वर दास द्वारा रचित है। 1501 ईस्वी में यह रचा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है यहाँ पे कि प्रथम हिंदू कवि जिसने अवधी भाषा का प्रयोग साहित्यिक रूप में किया था, तो वो कौन है? ईश्वर दास है, जिन्होंने सत्यवती कथा लिखी, जिसका रचना काल है 1501 ईस्वी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस ग्रंथ को प्रथम ग्रंथ माना है। कौन से ग्रंथ को? सत्यवती कथा को। डॉक्टर राम कुमार वर्मा मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को मानते हैं, और हिंदू जो प्रथम कवि था जिसने अवधी भाषा का प्रयोग किया वो ईश्वरदास था। 1501 ईस्वी का समय था जब उन्होंने सत्यवती कथा अवधी भाषा में लिख डाली। इसमें दोहा चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें राजकुमारी सत्यवती और राजकुमार ऋतुपर्ण के प्रेम प्रसंग का वर्णन किया गया है। किसमें? सत्यवती कथा में। तीसरे नंबर पर शेख कुतुबन की मृगावती अपने सामने आती है। मृगावती में देखिए क्या है, अवधी भाषा में रचित मृगावती को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। इसका रचनाकाल 1503 ईस्वी है।
कथा की परिणति शांत रस के साथ हुई है। ये इसकी मुख्य बातें हैं। इसमें दोहा चौपाई छंदों में रचित इस ग्रंथ की भाषा शुद्ध अवधि है और शैली में सरलता, प्रवाह और सरसता हमारे सामने विद्यमान है। ये इस ग्रंथ की विशेषताएं हैं। अब 3 कवियों की प्रथम रचनाएं हमारे सामने आई है, जिन्होंने कहा है कि प्रथम रचना कौन सी है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा चंदायन को प्रथम मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी सत्यवती कथा को प्रथम मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये मृगावती को प्रथम रचना मानते हैं। चौथे नंबर पर आती है पद्मावत, जिसकी रचना 1540 ईस्वी में हुई। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा इसकी रचना की जाती है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं शहलदीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा का वर्णन पद्मावत में किया गया है। दोहा चौपाई शैली में रचित है। यह अवधी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यहाँ पर महाकाव्य की बात हुई है। यह अवधी भाषा में रचित हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसमें 7 अर्धालंगियों के बाद में एक दोहा देकर कड़वक बनाया गया है। ये अवधी भाषा में रचित पद्मावत जो महाकाव्य है उसकी विशेषताएं हैं। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। जायसी जो थे उसके संबंध में क्या माना जाता है कि ये रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान के रहने वाले थे। कौन? जायसी, जो अवध के क्षेत्र में आता है, इसलिए इन्होंने पद्मावत में ठेठ ग्रामीण अवधी भाषा का प्रयोग किया है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि पद्मावती में जायसी ने किस अवधि का प्रयोग किया है। ठेठ ग्रामीण अवधि का प्रयोग किया गया है। अब आगे हम चर्चा करते हैं मधुमालती, जो मंझन के द्वारा रचित है, जो 1545 ईस्वी में रचा गया। इसके मुख्य पॉइंट्स हैं, इसमें नायक है वो मनोहर है और नायिका है वो मधुमालती है। चित्रावली उस्मान के द्वारा रचित है, 1613 ईस्वी में रची गई। इसके नायक नेपाल के राजा का पुत्र सुजान कुमार है। नायिका रूपनगर की राजकुमारी चित्रावली है। रस रत्न पुहकर द्वारा रचित है, 1618 ईस्वी में रची गई अवधि की कृति है। इसमें राजकुमारी रंभा एवं सोम के प्रेम का चित्रण इसमें किया गया। अगली रचना है ज्ञानदीप, जो शेख नबी द्वारा रचित है, 1619 ईस्वी में यह रची गई। यह श्रृंखला की अंतिम रचना मानी जाती है। यानी अवधी भाषा में जो रचित रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में सम्मिलित हैं, इसमें जो अंतिम रचना वो ज्ञानदीप मानी जाती है शेख नबी की। अब हम राम भक्त कवियों द्वारा रचित, वो सूफी कवियों की रचनाएं थी। अब राम भक्त कवियों द्वारा रचित अवधि की जो रचनाएं हैं उनका अध्ययन हम करते हैं। इसमें प्रमुख कवि थे वो थे ईश्वरदास, तुलसीदास और लालदास। ईश्वरदास ने सत्यवती कथा, भरत मिलाप, अंगद पेंच, ये जो रचनाएं हैं वो अवधी भाषा में लिखी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस लिखा गया, 1574 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया। कवितावली, गीतावली ये ब्रज भाषा में भी लिखी गई हैं, इनमें अवधी भाषा का भी प्रयोग हुआ है। बरवे रामायण, इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। पार्वती मंगल, रामलला नहछु, ये अवधी भाषा में रचित तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं हैं। फिर लालदास, अवध विलास लिखा इन्होंने 1643 ईस्वी में। इसमें राम के जन्म से लेकर वन गमन तक की कथा का वर्णन किया गया है। किसमें? अवध विलास में, जो लालदास द्वारा रचित है। अवधी भाषा की रचनाएं 1643 ईस्वी में रची गई थी। आधुनिक काल में अवधी का जो विकास है, अब हम उस पर चर्चा करते हैं। आधुनिक काल में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र ने दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा में कृष्णायन ग्रंथ की रचना की थी, जो कृष्ण चरित्र पर रचित है। कौन थे? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र, जिन्होंने आधुनिक काल में दोहा चौपाई शैली में अवधी भाषा का प्रयोग करके कृष्णायन नामक रचना लिखी थी। वंशीधर शुक्ल
जिसे रमई काका के नाम से जाना जाता है। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है, रमई काका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? बंशीधर शुक्ल भी अवधि के आधुनिक काल के प्रमुख कवि माने जाते हैं। संपूर्ण रीतिकाल पर ब्रज भाषा का आधिपत्य रहता है, यानी रीतिकाल में पूरा का पूरा आधिपत्य ब्रज भाषा का रहता है। जो यह रचनाएं लिखी जाती हैं वो ब्रज भाषा में ही लिखी जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि आपके इस दोस्त को एक मोटिवेशन मिल सके और इस प्रकार के हस्तलिखित नोट्स जो आपके एग्जाम्स में आपको काम आ सकें, आपके लिए ला सके।